हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज का हम लोग का नया टॉपिक है दक्कन का पठार। इसके पहले वाले क्लास में हमने आपको केंद्रीय उच्च भूमि, पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी पठार के विषय में आपको बता दिया था। चौथा था दक्कन का पठार। तो आज यही टॉपिक है। ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये खासतौर से यूपी पीसीएस समीक्षा अधिकारी, यूपी पुलिस या जो भी स्टेट की परीक्षाएं, अदर स्टेट की जो परीक्षाएं हो रही हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है। तो आइए हम लोग दक्कन के पठार पर चर्चा करते हैं। जब भी हम दक्कन के पठार की बात करते हैं तो आप लोग मैप में देखिए यहाँ से, तो ये देखिए, ये जहाँ मेरा पेन है देखिए, ये विंध्य रेंज है, विंध्य पर्वत की श्रृंखला है। इसके नीचे देखिए ये सतपुड़ा पर्वत की श्रृंखला है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपसे चर्चा किया था। फिर सतपुड़ा के ही दक्षिण में तापी नदी गुजरती है। ये तापी नदी गुजरती है। इसके निचले वाले क्षेत्र में जो है हमारा जो है दक्कन का पठार प्रारंभ होता है। और ये दक्कन का पठार जो है ये भी एक त्रिभुजाकार आकृति में लिए हुए रहता है। आप देखिए इसको इस तरीके से, ये दक्कन का पठार। तो जब भी हम दक्कन के पठार की बात करेंगे तो इसमें तीन महत्वपूर्ण पठारों पे हम लोग चर्चा करेंगे। वैसे दक्कन की पठार की सीमा और भी राज्यों से लगी हुई है, लेकिन खास तौर से तीन राज्यों में जो पठारी सीमा लगी हुई है, हम लोग आज उनकी चर्चा करेंगे, क्योंकि इसका ज्यादातर क्षेत्र जो है इन्हीं तीन राज्यों में है। तो पहला क्या है, हम लोग जो है दक्कन ट्रैप की चर्चा करेंगे। दक्कन के पठार में दक्कन ट्रैप, दूसरा हो गया कर्नाटक का पठार और तीसरा हो गया हमारा आंध्र का पठार हो गया। अब हम दक्कन ट्रैप की चर्चा करेंगे। तो अब आते हैं हम लोग दक्कन ट्रैप की चर्चा करते हैं। तो दक्कन ट्रैप जो है इसका ज्यादातर जो क्षेत्र है ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है। देखिए ये आप देखिए ये दक्कन ट्रैप है, यहाँ पे मैप में लिखा हुआ है। और इसी के नीचे देखिए कर्नाटक का पठार है और यही बगल में देखिए आंध्र का पठार है। और आंध्र के पठार और महाराष्ट्र के दक्कन ट्रैप के बीच में देखिए तेलंगाना का भी पठार पड़ता है। तो हम लोग सबसे पहले दक्कन ट्रैप की चर्चा करते हैं। इससे आपको फास्ट रिवीजन होगा। खास तौर से जो भी परीक्षाएं आने वाली हैं, ये वीडियो उन्हीं के लिए बन रहा है। इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें आपको बताई जाने वाली हैं। तो दक्कन ट्रैप में क्या होता है कि जो दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है, तो आपको एक मोटी मोटी जानकारी दे दें कि यहाँ पे जो है दक्कन ट्रैप जो है ये ज्वालामुखी उद्गार के बाद जो है जो लावा निकलता है, ये लावा कई चरणों पे निकला है। मतलब कई हजार सालों में एक लावा का चरण निकला, फिर उसके बाद ठंडा हुआ, फिर कई हजार वर्षों बाद दूसरा लावा का चरण गया। तो ये जो है पूरा दक्कन का ट्रैप जो है ये बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं इसका निर्माण क्या है। इसका निर्माण जो है ये बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। दूसरा क्या है कि इसका विस्तार, अगर हम दक्कन ट्रैप की बात करते हैं तो 16 डिग्री, देखिए यहीं पे 16 डिग्री है। ये 16 डिग्री नॉर्थ से लेकर के और नागपुर तक जो है दक्कन ट्रैप का विस्तार है। 16 डिग्री नॉर्थ से लेकर के नागपुर तक दक्कन ट्रैप का विस्तार है। और इनके बीच में जो है जो चट्टाने हैं वो बेसाल्टिक चट्टाने हैं। बेसाल्टिक चट्टाने क्यों हैं? क्योंकि ज्वालामुखी के बाद जो लावा का उद्गार हुआ वो कई चरणों में लावा का उद्गार हुआ। एक लावा का चरण गया, फिर ठंडा हुआ, फिर दूसरे लावा का चरण गया, तीसरे लावा का चरण गया। इस प्रकार से एक ट्रैप का निर्माण हो जाता है जिसको हम दक्कन ट्रैप कहते हैं। तो कहां से? 16 डिग्री नॉर्थ से लेकर नागपुर तक है। अब ये तो हो गया, इसका विस्तार हो गया। निर्माण कैसे हुआ ये बता दिए। अब यहां पे मिट्टी किस प्रकार से पाई जाएगी? जहां भी बेसाल्टिक चट्टाने हैं, जो लावा जहां निकला हुआ वहां पर ज्यादातर काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी को आप लोग रेगुर मिट्टी के नाम से भी जान सकते हैं। फिर अगर काली मिट्टी का निर्माण हुआ तो खेती किस प्रकार की होगी? तो खेती क्या होगी? कपास की खेती होगी। यहाँ पे काली मिट्टी में कपास की खेती बहुतायत हालांकि कृषि बहुत और भी चीजों की कृषि होती है, लेकिन कपास यहाँ पे प्रमुखता से पाई जाती है। कपास की खेती ज्यादा होता है। फिर नदी कौन सी है? तो देखिए महाराष्ट्र में जो है ये देखिए यहीं पे गोदावरी नदी का उद्गम है, नासिक के पास से, नासिक से ही जान लीजिए। तो गोदावरी नदी देखिए दक्कन के ट्रैप से होते हुए गोदावरी नदी और इधर आंध्र के मुहाने पे जो है आपका कहां बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है।
तो गोदावरी नदी का क्षेत्र भी है। उसके बाद क्या है, यहाँ कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ 4 पठारी क्षेत्र पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक अजंता का पठारी क्षेत्र हो गया, दूसरा क्या हो गया, सतमाला का हो गया, तीसरा हरिश्चंद्र हो गया, और चौथा बालाघाट हो गया। तो जो ये पठारी क्षेत्र दिया गया है, ये क्रम से लिखा गया है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से परीक्षा में पूछे जाते हैं कि सबसे उत्तर में अजंता है। दक्कन ट्रेब में ये देखिए, यहां पे अगर आप जाएंगे तो सबसे उत्तर में अजंता की पठारी है, उसके नीचे सतमाला की पठारी है, उसके नीचे हरिश्चंद्र की पठारी है, और उसके नीचे बालाघाट का रेंज है। तो ये चारों क्रम से मैं आपको बता दिया, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस प्रकार से दक्कन के ट्रेब के पठार की हमने चर्चा कर दिया। अब हम लोग कर्नाटक के पठार की चर्चा करते हैं। कर्नाटक के पठार में देखिए हमको क्या क्या पढ़ना है, पहले मैप में देख लीजिए। ये मैंने आपको बताया सर, दक्कन का पठार है। इसका ज्यादातर क्या मतलब लगभग क्षेत्र इसका महाराष्ट्र क्षेत्र में इसका मतलब विकास है। इसके नीचे आप दक्षिण की तरफ जाएंगे तो कर्नाटक का पठार है। इसके पूर्व में आप देखेंगे तो तेलंगाना का पठार है, और दूसरा क्या है, आंध्र का पठार है। यहीं पर अगर आप मैप में देखिएगा ध्यान से, तो ये जो आपका आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है और ये कर्नाटक का क्षेत्र है, जहां पे दोनों सीमाएं मिलती है। देखिए यहीं पे रायल सीमा का क्षेत्र है, मतलब रायल सीमा वैसे बेसिकली पड़ता है आपका जो है आंध्र प्रदेश में, लेकिन ये जो है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के सीमा क्षेत्र के पास है। मतलब कह सकते हैं रायल सीमा का पठार है। कहां पे है? कर्नाटक के पठार और आंध्र प्रदेश के पठार के पास। अब हम लोग जो है कर्नाटक के पठार में इसके महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए जो कर्नाटक का पठार है, ये जो कर्नाटक का पठार, इसके पश्चिम वाला जो क्षेत्र है, ये मलेनाड का क्षेत्र कहा जाता है। पश्चिम वाला क्षेत्र क्या कहा जाता है? मलेनाड का क्षेत्र कहा जाता है। दूसरा इसमें सबसे खास बात यह है कि इसके पूर्व में आप कर्नाटक के पठार में के पूर्व में जाएंगे तो बेंगलुरु और मैसूर का पठार पड़ता है। कर्नाटक के पठार के पूर्व में किसका पठार पड़ता है? बेंगलुरु और मैसूर का पठार पड़ता है। फिर उसके बाद जो है आंध्र का क्षेत्र आ जाता है, जहां कर्नाटक और आंध्र की सीमा बनती है, और वहां पे क्या है? रॉयल सीमा का पठार है। तो ये हो गया। फिर यहाँ का जो कर्नाटक का सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है, ये लोग आप इस वीडियो को आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीजें बताने जा रहा हूं। कर्नाटक का जो सबसे ऊंचा क्षेत्र है वो बाबा बूदन की पहाड़ी है। बाबा बूदन, तो पता नहीं इनका नाम बाबा बूदन कैसे पड़ा, अब होगा कोई लोकल क्षेत्र वगैरह नाम इस तरीके से। तो बाबा बूदन जो है वो कर्नाटक के सबसे ऊंचे क्षेत्र से सबसे ऊंची पहाड़ी है, और बाबा बूदन पे ही जो पहाड़ी क्षेत्र उस पर सबसे ऊंची चोटी जो है वो मुलनगिरी है। तो सबसे ऊंची पहाड़ी बाबा बूदन हो गया, और उस पे जो सबसे ऊंची चोटी है वो मुलनगिरी की चोटी हो गई। एक खास हो गया। अब कर्नाटक में जो धारवाड़ तंत्र की शैलें पाई जाती है, जो पत्थर पाए जाते हैं कर्नाटक क्षेत्र में, वो गोंडवाना लैंड का नहीं पाया जाता, धारवाड़ तंत्र का पाया जाता है। और जहां भी धारवाड़ तंत्र की शैलें पाई जाएंगी वहां पे वह एरिया खनिज संसाधन के दृष्टि से बहुत ही संपन्न होगा। और जहां गोंडवाना लैंड तंत्र की शैलें पाई जाएगी वो कोयला उत्पादन के लिए मतलब रिच होगा। तो कर्नाटक में क्या है? धारवाड़ तंत्र की शैलें पाई जाती हैं, इसलिए यहाँ खनिज संसाधन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ कर्नाटक में प्रचुर मात्रा में लोहे का भंडार भी है। यहाँ आयरन बहुत ज्यादा है, कर्नाटक में भंडार है। और सबसे बड़ी खास बात, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको आप लोग जरूर ध्यान पूछे जाते हैं एग्जाम में, कि यहाँ पे जो जलप्रपात बनते हैं वो सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो कुची कला है। कुची कला जलप्रपात जो है कर्नाटक में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और ये किस जिले में है? ये जो है कुची कला जलप्रपात, ये शिमोगा जिले में है। कहां पे है? शिमोगा जिले में है। उसके बाद देखिए कर्नाटक क्षेत्र में कई नदियों का प्रवाह क्षेत्र भी है, जिसमें मुख्य नदी क्या है? कृष्णा नदी हो गई, कावेरी नदी हो गई, भीमा नदी हो गई, शरावती नदी हो गई। तो कर्नाटक में कृष्णा, कावेरी, शरावती, भीमा नदी इस प्रकार से नदियां आई हैं। फिर उसके बाद शरावती नदी पे ही जो है एक जोग जलप्रपात है, बहुत फेमस जलप्रपात है। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि जोग जलप्रपात जो है किस नदी पर बना है? तो जोग जलप्रपात जो है वो शरावती नदी पर बना है।
मतलब कुची कला के बाद एक प्रकार से आप ये जान लीजिए कि जलप्रपात का ही स्थान है। अगर ये पूछा जाता है परीक्षा में कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, अगर कुची कला विकल्प में नहीं दिया है तो जोग जलप्रपात जाएगा, अगर कुची कला भी दिया है तो सबसे ऊंचा फिर कुची कला हो जाता है। और इसके साथ क्या है कि जो जोग जलप्रपात है इसका एक दूसरा नाम भी है, जोग के अलावा महात्मा गांधी जलप्रपात। चाहे जोग जलप्रपात कहिए चाहे महात्मा गांधी जलप्रपात कहिए आप, ये दोनों प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हमारा तीसरा टॉपिक है, क्या है इसमें, आंध्र का पठार। अब हम लोग जो है आंध्र के पठार के विषय में चर्चा करते हैं। तो आइए, आंध्र का पठार में देखिए, हमने आपको बताया था कि कर्नाटक के पूर्व में, कर्नाटक के पूर्व साइड जाएंगे तो ये आंध्र का पठार है। और आंध्र के पठार में ये तेलंगाना है, तेलंगाना महाराष्ट्र और आंध्रा के बीच में है। तेलंगाना प्रदेश जो है आप लोग को पता ही होगा, आंध्र प्रदेश को काट करके जो है तेलंगाना का एक नया प्रदेश बना। तो आंध्र के पठार में तेलंगाना का पठार और रायलसीमा का पठार, रायलसीमा का पठार कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र के पठार में रायलसीमा का भी पठार आता है और कुछ तेलंगाना का पठार आता है। इन दोनों को मिला करके जो है ये आंध्र में पठार आते हैं। उसके बाद और क्या महत्वपूर्ण क्षेत्र है कि कृष्णा नदी के दक्षिण में, आप कृष्णा नदी देखिए, यहीं पे जो है आंध्रा में कृष्णा नदी भी बहती है, गोदावरी नदी भी आकर के अपना एक मुहाना बनाती है, अरब सागर मिलती है। इसी आंध्र क्षेत्र में ही कृष्णा नदी का भी मुहाना क्षेत्र है जो कि अरब सागर में प्रवेश करती है कृष्णा नदी, और वो भी गोदावरी राज्य से ही होकर के जाती है। तो कृष्णा नदी का जो दक्षिण वाला एरिया है, मान लीजिए ये कृष्णा नदी है जा रही है, और कृष्णा नदी का जो दक्षिण वाला एरिया है उस दक्षिण वाले क्षेत्र में रायलसीमा का पठार पड़ता है। देखिए ऐसे कृष्णा नदी निकली है, इसके दक्षिण में रायलसीमा का पठार है। फिर रायलसीमा के दक्षिण में जाएंगे तो आप बेलीकोंडा का पठार है, पालकोंडा का पठार है और नल्ला मलाई का क्षेत्र है। तो क्या है, कितने पठार है महत्वपूर्ण देख लीजिए। और रायलसीमा का पठार है आंध्र प्रदेश में, फिर उसके बाद जो है बेलीकोंडा का पठार है, मतलब रायलसीमा के दक्षिण में बेलीकोंडा का पठार है, फिर उसके दक्षिण में जाएंगे पालकोंडा का पठार है, और फिर उसके दक्षिण क्षेत्र में जाएंगे तो नल्ला मलाई का क्षेत्र पड़ता है। तो ये जितने पठार हैं, चारों पठार प्रमुख रूप से ये आंध्र प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। तो ये खास ये हो गया। दूसरा, इसी आंध्र प्रदेश में जो है कोलेरू झील भी है, और कोलेरू झील कहाँ है, गोदावरी नदी बेसिन और कृष्णा नदी के बेसिन के बीच में, मतलब गोदावरी नदी और कृष्णा नदी का जो बीच में है वहीं पर कोलेरू झील भी है। तो कोलेरू झील भी जो है ये अक्सर जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि इसके अगले वाले वीडियो में, अभी तक हमने मैदानी क्षेत्र का चर्चा किया था, इसके पिछले वाले वीडियो में आप लोग देखेंगे प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। अब हम लोग तटीय मैदानी क्षेत्र की चर्चा करेंगे। तो ये पश्चिमी घाट की चर्चा करेंगे, पूर्वी घाट की चर्चा करेंगे इसके आगे वाले वीडियो में, और उसके बाद जो इसके तट के किनारे किनारे मैदान है उनके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। इस प्रकार से संपूर्ण जो है आपका जो भौतिक विभाजन है भारत का वो समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका पिछला वाला, जो भी बच्चे न देखे हो, इसका पिछला वाला जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है प्ले लिस्ट में दिया हुआ है, उसको आप लोग खोल के देखेंगे तो ये वाला वीडियो जो है आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। और जितनी भी चीजें बताई गई हैं परीक्षा को ध्यान में रख करके बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें जो है निकाल कर बताई गई हैं, जिससे आपको रिवीजन भी हो और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन भी सही करके आए। थैंक यू।